स्टूडेंट्स, आज हम एवरेज वैल्यूज और स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके बाद हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे जिसमें हम नॉर्मल या बायनॉमिनल नॉर्मल और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जब भी आपके पास डाटा सेट होता है और आप उसको प्लॉट करते हैं एक एंड यू हैव अ डिस्ट्रीब्यूशन, तो आपकी कोशिश ये होती है कि आप उस डिस्ट्रीब्यूशन को एक लेस डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करें। तो वहां से फिर कॉन्सेप्ट आपके पास आता है एवरेज वैल्यूज का, कि वो एवरेज वैल्यू एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि आप कि उस आपके उस ओवरऑल डाटा सेट के रिप्रेजेंटेटिव होती है। एंड देन फिर आप ये देखना चाह रहे होते हैं कि बाकी वैल्यूज आपकी इस एवरेज वैल्यू से कितनी मुताबिकत है। सो इन मैनी केसेस it is more convenient to describe the distribution of the possible values of x in a less detailed way, and the most familiar way is to specify the average or mean values. तो लेट्स सपोज जैसे कि आपके पास कुछ डाटा वैल्यूज हैं जो कि 1 2 3 4 5 है और आप इन डाटा वैल्यूज की एवरेज वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। Then what we do simply is that we have to add these values and divide by the number of values. तो इस तरह से हम एवरेज निकालते हैं कि आप इन सारे नंबर्स को ऐड कर लेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 and divided by the total number of values which will give you 3. तो मैथमेटिकली आप एवरेज वैल्यू को यू डिफाइन कर सकते हैं कि समीशन ऑफ एक्स आई डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। इस समीशन में हम इन सारी वैल्यूज को ऐड कर रहे हैं। तो ये जो मीन वैल्यू होती है ये आपकी उस डाटा की कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होती है जो कि आपके उस डाटा को कि आप कह सकते हैं कि एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू होती है। तो सिमिलरली फिर आप ये भी इंटरेस्टेड होते हैं कि आपके पास जो बाकी वैल्यूज हैं वो आपकी इस मीन वैल्यूज से कितनी करीब हैं, कितने दूर हैं। इस कॉन्सेप्ट को हम स्टैंडर्ड डिविएशन का नाम देते हैं। तो स्टैंडर्ड डिविएशन जो है बेसिकली जब भी कोई आपसे पूछे व्हाट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है कि इट इज द एवरेज डिस्टेंस टू द मीन, कि बाकी वैल्यूज का एवरेज डिस्टेंस कितना है आपकी इस मीन वैल्यू से, इसको हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका मीन जो है इन डाटा वैल्यूज के अकॉर्डिंगली 3 है, तो 1 आपकी इस मीन वैल्यू से कितना दूर है, 2 कितना दूर है, 4 कितना दूर है, 5 कितना दूर है। जैसे 1 is 2 units away from the mean value, 2 is 1 unit away from the mean value, and similarly 4 is 1 unit away from the mean value, and 5 is 2 units away from the mean value. So in this way you can find out the average distance to the mean, जिसको हम standard deviation कहते हैं. So 1 is 2 units from the mean, 2 is 1 unit, and this is the mean value, and 4 is 1 unit, and similarly 5 is. तो इस तरह से आप जो standard deviation आपके पास आएगी वो होगी 1.2. तो यहाँ से हमने देखा कि जो स्टैंडर्ड डिवीएशन होती है इट इज द एवरेज डिस्टेंस टू द मीन। तो अब इसको हम मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं कि सॉरी व्हाट वी आर डूइंग, हम ये देख रहे हैं कि जो डाटा सेट थे हमारे पास वो हमारी मीन वैल्यू से कितने दूर है, हाउ फार अवे दीज वैल्यूज आर फ्रॉम द मीन। ठीक है, जैसे 1 मीन से कितना दूर है, 2 मीन से कितना दूर है, एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक चीज आप देखेंगे कि अगर मैं इस फैक्टर को यू लिखता हूँ, स्टैंडर्ड डिविएशन को यू डिफाइन करता हूँ एक्स आई माइनस म्यू डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये आएगा कि पहले केस में तो चूंकि मीन आपके पास 3 है तो 1 और 2 ये दो जो डाटा सेट्स हैं आपको नेगेटिव वैल्यू देंगे, जबकि अगले दो पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। सो व्हेनेवर यू विल फाइंड डिफरेंस इन दिस वे यू विल गेट अ जीरो। तो इसका मतलब है कि ये तो आपके एवरेज डिस्टेंस नहीं हो सकता मीन से एवरेज डिस्टेंस शुड हैव सम पर्टिकुलर वैल्यू। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डेफिनेटली आपको कोई दूसरा रास्ता चाहिए इसको डिफाइन करने का। तो हाउ कैन वी गेट रिड ऑफ दिस नेगेटिव नंबर्स जो कि यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें तो पता है कि हमने तो डिस्टेंस पॉजिटिव लेना है, हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये अगर मीन पॉइंट है
तो 1 इस मीन से कितना दूर है, ये 5 इस मीन से कितना दूर है। जितना 3 से आपका 1 दूर है, उतना ही 5 भी आपका 3 से जो है उतना ही दूर है, ठीक है। तो हमें नेगेटिव वैल्यूज को जो है वो ओमिट करना है। नेगेटिव वैल्यूज को हम किस तरह से ओमिट करते हैं, वी कैन टेक द एब्सोल्यूट वैल्यूज। तो अगर आप मीन वैल्यूज लेते हैं एंड देन यू विल सॉल्व इट, तो आप नेगेटिव साइन को गेट इट, you can get rid of the negative sign, and then you will have standard deviation of, or mean absolute deviation, which is equals to 1.2. लेकिन स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में या स्टैटिस्टिशियंस जब भी स्टैंडर्ड डिविएशन निकालते हैं तो वो मीन एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट वैल्यूज जो है वो यूज नहीं करते। इसकी रीजन ये है कि बेसिकली अगर आप देखें कि अलजेब्रिकली जो अलजेब्रिक इक्वेशंस होती हैं उनको डील करना बहुत मुश्किल होता है जब आप जो है मॉड्स की टर्म में जो है स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन करते हैं। तो लिहाजा हमें स्टैंडर्ड डिविएशन को डिफाइन करने का कोई और तरीका जो है हमें तलाश करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो मतलब कि हमें नेगेटिव वैल्यूज़ को ओमिट करना है और उसके लिए हमें कोई और तरीका जो है वो ढूंढना होगा। वो तरीका क्या हो सकता है, दैट इज़ व्हाट एल्स वी कैन डू विदाउट यूजिंग दीज एब्सोल्यूट वैल्यूज़। वो हम ये कर सकते हैं कि हम इन वैल्यूज़ का, इस डिफरेंस का स्क्वायर ले सकते हैं। So xi minus mu यानी 1 minus 3 का whole square, 2 minus 3 का whole square, this will give you a positive number in this case. So ये होगा क्या, this will be the average square distance to the mean, ठीक है। यहाँ आप यूं कह सकते हैं कि this is the average distance to the mean squared. And then in this case you will see that you will get all these positive values, and you will get 10 divided by 5, which will be equal to 2, which is not equal to 1.2 जो कि आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन थी। तो इस क्वांटिटी को हम वेरिएंस का नाम देते हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन इसलिए नहीं है बिकॉज दिस इज द एवरेज डिस्टेंस स्क्वायर टू द मीन, दिस इज नॉट द एवरेज डिस्टेंस टू द मीन। तो अगर हमने एवरेज डिस्टेंस टू द मीन निकालना है तो डेफिनेटली हम क्या करेंगे कि हम इस वेरिएंस का स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है। यानी एवरेज डिस्टेंस स्क्वायर डिस्टेंस टू द मीन स्क्वायर को, अगर हमें एवरेज डिस्टेंस टू द मीन निकालना है तो डेफिनेटली एवरेज डिस्टेंस टू द मीन स्क्वायर का हमने स्क्वायर रूट अगर हम लेते हैं तो दैट विल गिव यू एवरेज डिस्टेंस टू द मीन। So in this way you can define the standard deviation as summation of xi minus mu whole square divided by n um, square root. So this is the uh, standard deviation। ये आपका ये बताएगी कि कितना एवरेज डिस्टेंस है आपकी बाकी डेटा सेट का फ्रॉम द मीन, ठीक है। यानी आपकी डाटा अगर तो आपका डेल्टा एक्स जो है एक लार्ज नंबर है तो इसका मतलब है कि आपकी जो डेटा सेट है उनकी वैल्यूज में डिस्पर्शन ज़्यादा है। अगर तो डेल्टा एक्स की वैल्यू स्मॉल है तो इसका मतलब है कि जो आपकी स्टैंडर्ड डिविएशन है वो मीन वैल्यूज के पास पास है। तो यूँ हम कह सकते हैं कि अगर डेल्टा एक्स स्मॉल है तो आप उस केस में ये कह सकते हैं कि जो उसकी एवरेज वैल्यू आपने सिस्टम की निकाली है वो एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव होगा आपके सिस्टम का। अगर डेल्टा एक्स लार्जर है, स्प्रेड ज़्यादा है, तो इसका मतलब है कि फिर आपकी वो जो मीन वैल्यू जिसको आप एक सिस्टम का एक रिप्रेजेंटेटिव कह रहे हैं, तो वो मीन वैल्यू उतना अच्छा सिस्टम का रिप्रेजेंटेटिव नहीं होगा, उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा जितनी कि डेल्टा एक्स जो है वो स्मॉल होगी। सो कुछ एग्जांपल्स जो है हम डिस्कस करते हैं। Let's discuss about the first example, that is find the mean value of x। एवरेज वैल्यू निकालनी है। the variance डेल्टा एक्स स्क्वायर, सॉरी हमने यहाँ पे वेरिएंस को पिछले प्रॉब्लम में सिग्मा से डिफाइन किया, यहाँ से आप इसको सिग्मा से यू डिफाइन कर सकते हैं। एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डेल्टा एक्स कह रहे हैं। सॉरी मुझे यहाँ पे इनको चेंज करना चाहिए था, आप चेंज कर लीजिएगा कि वेरिएंस को हम सिग्मा कह रहे हैं और सिग्मा के स्क्वायर रूट जो कि स्टैंडर्ड डिविएशन है इसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं। सो स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोटेड बाय डेल्टा एक्स एंड वेरिएंस इज डिनोटेड बाय सिग्मा, ठीक है।
फॉर वैल्यू ऑफ सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई। मतलब कि आपने एक डाई को जो है वो एक उसकी एक सिंगल थ्रो जो है उसको एक आपने किया, एंड देन आप ये देखना चाह रहे हैं कि मीन वैल्यूज जो है वो क्या हो सकती हैं आपके पास। तो डाई भी हमें पता है कि हमारे पास 6 नंबर्स होते हैं। वी कैन हैव इधर 1 2 3 4 5 6, कोई भी इनमें से नंबर आ सकता है। इट मीन्स दैट जो डाटा सेट है आपके पास आउटकम्स का वो है 1 2 3 4 5 एंड 6। और since all these possibilities are equally probable, तो हम किसी भी एक पॉसिबल आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू 1/6। तो हमने जो है एवरेज वैल्यू निकालनी है व्हेन ए सिंगल डाई इज थ्रोन। तो सिंपली आप क्या करेंगे कि आपके पास ये नंबर्स हैं, देन यू विल ऐड ऑल दीज नंबर एंड डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर्स एंड यू विल गेट द एवरेज वैल्यू इन दिस केस, जो कि आपके पास बराबर होगी 7/2। Actually this will be equal to 6, 11, 15 and 21/6, which can be written as 7/2 and equals to 3.5। तो 3.5 जो है एवरेज वैल्यू है एक सिंगल डाई थ्रो के लिए। तो अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या स्टैंडर्ड डिविएशन है आपके इस स्पेसिफिक सिस्टम के लिए। तो उसको हमने डिफाइन किस तरह से किया है। स्टैंडर्ड डिविएशन को हम डिफाइन कर रहे हैं एक्स आई माइनस म्यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एन। म्यू से आप इसको एवरेज को डिनोट कर लें या एक्स बार से डिनोट कर लें, आपकी मर्जी है। तो लेट्स डू इट। xi is your first possible value which can be 1. So 1 minus 3.5 square, 2 minus 3.5 square, and so on. Or the probability of each value is 1/6. सो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो जो डेल्टा एक्स स्क्वेयर्ड की वैल्यू आपके पास आती है दैट विल बी 2.9166, और ये आपके पास क्या होगी, दिस विल बी द सिग्मा, यानी ये आपके पास वेरिएंस है जिसकी वैल्यू आपके पास आई है। एंड हाउ यू कैन फाइंड आउट द स्टैंडर्ड डेविएशन डेल्टा एक्स, you just have to take the square root of this value. So take the square root of 2.9166, this will give you 1.70. So for a single die thrown, जो standard deviation है it is 1.70 and the average value is 3.5. Now let's discuss another value, another problem. Problem ये है कि आपने find out करना है कि आपने चार coins throw किए, तो उसमें एवरेज नंबर ऑफ हेड्स जो है सारी मैक्रो स्टेट्स में कितने आ रहे हैं। तो फाइंड द नंबर ऑफ हेड्स इन ऑल द मैक्रो स्टेट्स व्हेन 4 कॉइन्स आर थ्रोन। ठीक है, तो आपने एवरेज नंबर ऑफ हेड्स निकालने हैं सारी पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स में, जो कि जब कि आप 4 कॉइन्स जो है वो थ्रो करेंगे। अब देखिए जब 4 कॉइन्स आप थ्रो कर सकते हैं तो आपके पास डिफरेंट मैक्रो स्टेट्स क्या बन सकती हैं। पहली मैक्रो स्टेट ये बन सकती है कि आपके पास चारों के चारों हेड्स आए। ठीक है, तो ये एक मैक्रो स्टेट होगी और इसमें एक ही माइक्रो स्टेट होगी। दूसरी मैक्रो स्टेट क्या हो सकती है कि आपके पास 3 हेड्स आए और एक जो है वो टेल आए। तो ये एक दूसरी मैक्रो स्टेट है, लेकिन इस मैक्रो स्टेट के अंदर आपके पास 4 माइक्रो स्टेट्स होंगी कि पहले कॉइन पे टेल आ सकती है बाकी पे हेड्स, दूसरे कॉइन पे टेल्स आ सकती हैं, आ सकती है बाकियों पे हेड, तीसरे कॉइन पे टेल आ सकती है बाकियों पे हेड। तो इसका मतलब है कि इस मैक्रो स्टेट के अंदर जहाँ आपके पास 3 हेड्स हों और एक टेल हो तो आपके पास 4 माइक्रो स्टेट्स होंगी। एंड सिमिलरली द अदर केस कि अगर आपके पास एक हेड हो और 3 टेल्स हों तो आपके पास उस केस में भी 4 ही माइक्रो स्टेट्स होंगी। और जो एक और पॉसिबिलिटी है कि आपके पास एक और माइक्रो स्टेट क्या हो सकती है कि 2 आपके पास हेड हों और 2 ही आपके पास टेल्स हों। तो इनको अगर आप माइक्रो स्टेट्स फाइंड आउट करते हैं जो हमने 2 पार्टिकल्स के केस में की, तो इसका मतलब है कि आपके पास 6 पॉसिबल माइक्रो स्टेट्स बनती हैं। और एक और हमने ऑल द मैक्रो स्टेट्स देखनी है, सारी मैक्रो स्टेट्स जो हम बना सकते हैं 4 कॉइन से। लास्ट मैक्रो स्टेट क्या बनती है, पांचवी मैक्रो स्टेट ये है कि जबकि चारों के चारों आपके पास
टेल्स आए और कोई हेड ना आए, ठीक है। तो आपने इसी तरह से एवरेज नंबर ऑफ हेड्स बताने इन ऑल द मैक्रो स्टेट्स ऑफ दिस। तो लिहाजा आपको पहले ये नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स पता होनी चाहिए जो कि इस केस में 5 होंगी, और फिर हर मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी आपको पता होनी चाहिए। Okay, so let's solve it. So since there are four coins are tossed, so total outcomes क्या होंगी? 2 power 5 4. This will give you 16 different possible outcomes. ठीक है। तो लिहाजा एवरेज नंबर ऑफ हेड्स जिसको हम जे से डिफाइन किया है, ठीक है, या एवरेज नंबर ऑफ टेल्स भी आप इसको कह सकते हैं। जब एन सब 1 हम फाइंड आउट करेंगे तो वो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स को रिप्रेजेंट करेगा। एन सब 2 अगर हम फाइंड करना चाहें तो दैट विल रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ टेल्स। तो जो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स होंगे वो बराबर होने चाहिए एवरेज नंबर ऑफ टेल्स के। तो लिहाजा दोनों केसेस में आप इस फार्मूला को यूज कर सकते हैं। सो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ के एन जे के इनटू पी के, ठीक है। के यहाँ पे आपके पास नंबर ऑफ मैक्रो स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जितनी पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स हैं वो आपके पास 5 पॉसिबल मैक्रो स्टेट्स, ठीक है। और एन सब जे के का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ हेड्स, एन जे से मुराद है नंबर ऑफ हेड्स, के से मुराद है अगर के 1 है तो फर्स्ट मैक्रो स्टेट में, नंबर ऑफ हेड्स इन सेकंड मैक्रो स्टेट, नंबर ऑफ हेड इन थर्ड मैक्रो स्टेट एंड सो ऑन। डब्ल्यू के ओवर डब्ल्यू का मतलब ये है कि अगर तो लेट्स सपोज कि आपके पास टू हेड्स टू टेल्स आते हैं तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ डब्ल्यू के जो है आपको डिफाइन करेगा नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट। तो अगर टू टू का केस है तो यहाँ पे नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो है या आपके माइक्रो स्टेट्स हैं दैट विल बी 6 डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो कि 16 है। तो इस तरह से फिर आप एवरेज नंबर ऑफ हेड्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 5 टर्म्स होनी चाहिए इस समेशन के अंदर। पहली पॉसिबिलिटी क्या होगी? सो पी के यहाँ पे क्या है? दैट इज द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्रो स्टेट डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो एवरी नंबर ऑफ हेड्स होंगे आपके पास। फर्स्ट केस जब आपके पास चारों के चारों हेड्स हों, तो ये फर्स्ट मैक्रो स्टेट है। इस मैक्रो स्टेट की प्रोबेबिलिटी क्या है? दैट विल बी 1/16। 1/16 क्योंकि एक ही माइक्रो स्टेट है इस मैक्रो स्टेट के अंदर, सो दैट विल बी 1/16। एंड जब आपके पास तीन हेड्स हों तो उस केस में तीन हेड्स हों और एक टेल हो तो इस केस में आपके पास चार पॉसिबल अरेंजमेंट्स हैं इसके। तो इसका मतलब है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ this particular macro states with three heads will be equal to 4/16, and similarly the probability of getting two heads on a coin will have a probability of 6/16, and similarly the probability of one head should be equal to 4/16, and the probability with no head should be equal to 1/16. तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं दैट विल गिव यू 32/16 व्हिच विल बी इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है जो एवरेज नंबर ऑफ हेड्स हैं वो आपके पास 2 है। सिमिलरली अगर आपसे कहा जाता है कि एवरेज नंबर ऑफ टेल्स निकालें तो वो भी आपके पास यही आने थे। So let's discuss another problem. The quantity x can take on different values, -20, -10, 30 with respective probabilities 3/10, 1/5 and 1/2. Determine the average value of x and standard deviation. So it's very simple. आपके पास डेटा सेट जो है वो आपको गिवन है, प्रोबेबिलिटीज भी गिवन है, तो सिंपली आप एवरेज वैल्यूज को यू डिफाइन कर सकते हैं और स्टैंडर्ड डिविएशन के लिए आप क्या करेंगे कि x इस एवरेज वैल्यू का आप डिफरेंस ले लेंगे इन डेटा सेट वैल्यूज से, x माइनस एक्स आई होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो इस तरह से आप जो है स्टैंडर्ड डिविएशन जो है हम निकाल सकते हैं। So now let's discuss about different types of distributions. तो बहुत तरह की distributions जो हैं वो होती हैं। कुछ discrete distributions होती हैं, कुछ जो है वो continuous distributions होती हैं। जैसे कि binomial distribution है, वो discrete distribution है या Poisson distribution है। इसके अलावा फिर normal distribution है और भी distributions हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमनली यूज होती है जो आप देखेंगे कि जिसका यूज आपको मिलेगा स्टैटिस्टिकल फिजिक्स के अंदर, दैट इज द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन और गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन। तो टुडे वी विल ओनली डिस्कस अबाउट द गॉसियन प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर आप इस डिस्ट्रीब्यूशन को प्लॉट करते हैं तो आप देखते हैं कि यू विल हैव ए बेल शेप्ड कर्व
जिसमें आपके पास दो रिप्रेजेंटेटिव नंबर्स होते हैं, यानी एक तो आपके पास एवरेज वैल्यू होती है जो कि मैक्सिमम वैल्यू होती है आपके इस डेटा सेट का, एंड देन एक और पैरामीटर जो कि आप यहाँ से निकाल सकते हैं, दैट इज दी जिसमें आप इंटरेस्टेड होते हैं, दैट इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डिविएशन अगर इसका मतलब है कि डेल्टा एक्स स्मॉल है तो ये डिस्पर्शन कम होगी, डिस्पर्शन अगर आपकी ज़्यादा है अबाउट दिस मीन वैल्यू तो इसका मतलब है कि आपका डेल्टा एक्स जो है वो लार्ज है। ठीक है, तो अगर डिस्पर्शन कम है तो इसका मतलब है ये आपकी जो जो एवरेज वैल्यू है आपके बाकी डेटा सेट का एक अच्छा रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक है, जो कि इस ग्रीन लाइन के केस में उतना अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है जितना कि वो इस रेड लाइन के केस में। ठीक है, तो जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, गाउसियन प्रोबेबिलिटी, ये दो पैरामीटर्स पे डिपेंड करती है, एंड एक तो आपकी मीन वैल्यू है एंड द अदर वन इज द स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है, और अगर आप इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की मैथमेटिकल फॉर्म देखें तो इट इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय 2 पाई टू डेल्टा एक्स। मतलब कि आप किसी भी x की वैल्यूज के लिए आप अगर इस probability distribution को प्लॉट करें then you will have a bell shaped curve जिसका maximum point आपको तब मिलेगा जब x जो है वो x के बराबर होगा। So when x is equals to x you will have this maximum point, and when x is less than x bar वो एक केस में आपके पास ये आपको वैल्यू मिलेगी, दूसरे केस में आपके पास इस एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर की तरह का आपको डीके जो है मिलेगा। सो probability distribution is basically a bell shaped curve, sorry the normal distribution is like a bell shaped curve जिसमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो एवरेज वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इसमें एक और रूल जो है वो बहुत कॉमन हम यूज करते हैं, जिसको हम 66 95 99 रूल के नाम से का नाम देते हैं। और इसका मतलब ये है कि अगर आप इसी कर्व को इंटीग्रेट करते हैं, लेट्स सपोज कि इफ वी इंटीग्रेट द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम x माइनस डेल्टा x टू x प्लस डेल्टा x माइनस डेल्टा x मुराद है कि वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन दिस साइड एंड वन स्टैंडर्ड डिविएशन ऑन दिस साइड, एंड देन अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं और वन स्टैंडर्ड डिविएशन इस रीजन में, तो आप यू विल हैव आप क्या करेंगे दैट देन द सिस्टम विल बी फाउंड इन दिस रेंज ऑफ वैल्यूज। वो अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू 0.683। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर तो एक 100 वैल्यूज है तो इसका मतलब है कि 30 वैल्यूज जो है वो इस रेंज से बाहर लाई करेंगी, यानी वन स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर जो है वो 30 अराउंड अबाउट 30 वैल्यूज होंगी, अराउंड 70 वैल्यूज जो है वो आप कह सकते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर लाया करेंगे। एंड सिमिलरली अगर आप x माइनस टू एक्स से x प्लस टू एक्स की तरफ जा रहे हैं, मतलब कि टू स्टैंडर्ड डिविएशन फ्रॉम दिस मीन, तो देन अगर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं तो you will get probability is of 0.954, जिसका मतलब है कि out of 100 readings only 5 lies outside the two standard deviations from the mean. And similarly अगर आप इसको third deviation में देखते हैं from x minus 3x 3 delta x to x plus 3 delta x, that will give you around 9, and similarly अगर आप इसको fold डिविएशंस पे देखते हैं तो x माइनस फोर डेल्टा एक्स टू एक्स फोर डेल्टा एक्स, तो इसमें इसमें ऑलमोस्ट द प्रोबेबिलिटी होगी ऑफ गेटिंग दैट पार्टिकल, और दैट विल बी इक्वल टू 0.99994, जिसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 10 रेज टू द पावर 5 रीडिंग्स हो, मतलब कि 100,000 रीडिंग्स हो, तो उसमें आपके पास ये डाटा वैल्यूज हों तो सिर्फ 6 ऐसे पॉइंट्स होंगे जो कि इस फोर्थ स्टैंडर्ड डिविएशन से बाहर लाए कर सकते हैं। तो आपसे इस तरह के डिफरेंट छोटे क्वेश्चंस किए जा सकते हैं कि आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर
अगर आपको वो डाटा सेट दे दिया गया है तो वहाँ से आप मीन वैल्यू निकालें, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालें, तो आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं कि फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर कितने पॉइंट्स जो है वो लाई कर रहे हैं। सो दैट्स इट अबाउट ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। तो डिस्ट्रीब्यूशन तो और भी हैं, वो आप अपनी नॉलेज के लिए रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ इसी को ही डिस्कस करना मुनासिब समझा, क्योंकि यही जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी नॉर्मल या गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, इसी को ही हम ऑफ एंड ऑन जो है स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में हम यूज़ करेंगे। तो थैंक यू।